गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम समापन की स्थिति में कंपनियों के खाते कैसे बनाए जाएंगे इसके बारे में पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि जो लिक्विडेशन होता है वो दो टाइप्स का होता है। कंपल्सरी वाइंडिंग अप हो सकता है या फिर हमारा वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो सकता है। ये जो वाइंडिंग अप होना है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारे सामने आता है कि वाइंडिंग अप में हमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा या किस तरह के अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो पहले आता है वो होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना, यानी स्थिति विवरण बनाना। यदि ट्रिब्यूनल कंपनी का लिक्विडेशन का ऑर्डर जारी कर देता है या फिर गवर्नमेंट का जो लिक्विडेटर होता है उसे टेम्परेरी लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया जाता है, तो कंपनी को उसकी अपॉइंटमेंट की डेट से 21 डेज़ के अंदर एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स उस गवर्नमेंट लिक्विडेटर को प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है, इसमें कंपनी की असेट्स, कंपनी की लोन, कंपनी की लाइबिलिटीज़, कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं उनसे रिलेटेड पूरी डिटेल, जिसको हमें सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में बांटना पड़ेगा। कंपनी को कितना पैसा मिलने वाला है किसी को अगर आपने लोन दे रखा है तो, या ऐसी और भी कोई सूचना जो मांगी गई है हमसे वो हमें डालनी पड़ेगी। लेकिन ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमें बनाना होगा वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा है। और ये जो प्रॉपर, अगर हम इसका फॉर्मेट देखते हैं, इसका जो इसका प्रारूप है वो अगर हम देखते हैं तो उसको देखने से आपको क्लियर पता लगेगा। आप बुक के पेज नंबर 3.5 देखिएगा। आपकी जो प्रेस्क्राइब बुक है, एक तरह से बेसिक बुक जो आपने बनाई है, शुरू से हम बात कर रहे हैं कि भाई हमें एक तो बेस बनाना ही पड़ेगा। हालांकि कॉलेज में आने के बाद पर्टिकुलर कोई बुक नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम बेसिकली क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो एक बुक बेस बुक ज़रूर बनाते हैं। तो इस फॉर्मेट को जब हम स्टडी करते हैं तो ऐसे में यहाँ पर हमारे पास ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है, इसमें कुल मिला के ये कहा जा सकता है इसको देखकर कि इसमें 8 शेड्यूल्स बनानी पड़ती है। ठीक है, ये जो लिस्ट बनानी पड़ेगी, इसको शेड्यूल बोल दीजिए या लिस्ट बोल दीजिए, उसमें कुल मिला के 8 पार्ट होंगे। पहला जो पार्ट होगा, इसमें देखिएगा, पहला मैंने लिखा है जैसे असेट्स नॉट स्पेशली प्लेस्ड एज पर लिस्ट ए, यानी हमारी कैसी ऐसी संपत्तियां हैं जिसको हमने किसी के पास भी गिरवी नहीं रख रखा है, उसकी एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू हमें लिस्ट ए के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में डालनी पड़ती है। इसमें बैलेंस बैंक, कैश इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, बिल्स रिसीवर्स, डेटर्स, लोन्स एंड एडवांसेज, स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, लैंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी, जो भी है, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, कोई भी एसेट आ सकती है। एसेट में सिर्फ वो क्वालिटी लेनी है, वो वाली एसेट लेनी है जिसको हमने कहीं पर भी गिरवी नहीं रख रखा है। तो जो नहीं रखी है गिरवी एसेट्स, उनसे कितना पैसा वसूल होने की संभावना है, ये यहाँ पर इसके अमाउंट वाले कॉलम में शो कर दिया जाता है। राइट, तो इस तरह से पहली लिस्ट हमारी प्रिपेयर हो जाएगी, लिस्ट ए, जिसे कहा जाएगा असेट्स नोट स्पेशली प्लेस्ड। इसके जस्ट बाद हम नेक्स्ट बनाते हैं असेट्स स्पेशली प्लेस्ड वाला लिस्ट, जिसे कहा जाएगा एज पर लिस्ट बी। यहाँ जो असेट्स स्पेशली प्लेस्ड है उसमें हम असेट्स की पूरी डिटेल लेंगे, वो संपत्तियाँ जिनको हमने गिरवी रखा है। तो इसके हमें यहाँ पर 4 पार्ट में इन्फॉर्मेशन को डालना पड़ेगा। असेट्स का नाम डालेंगे पहले, सपोज कीजिए आपने जैसे बिल्डिंग को गिरवी रख रखा है, तो यहाँ पे हम इसके 4 पार्ट बनाएंगे। पहला पार्ट होगा एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू, अंदर वाले कॉलम में इसका बना देंगे फॉर्मेट में कि इससे कितना पैसा वसूल होने की संभावना है। जिस पर्सन के पास या जो क्रेडिटर है उसके पास गिरवी रखा है उसको कितना पैसा देना था, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे बी में, सपोज कीजिए एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू, जैसे मैंने कहा कि 10 लाख रुपए वसूल होने की संभावना है। राइट, फिर इसके आगे ही वाला कॉलम आप करेंगे अमाउंट ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर, कि जिससे हमने लोन लिया था, जिसके अगेंस्ट इसको गिरवी रख रखा है, वो अमाउंट कितना है। तो अगर ये सपोज कीजिए 8 लाख का ही लोन लिया था, राइट, तो नेक्स्ट 2 कॉलम में से एक कॉलम आपको अभी यहाँ बनाना होगा कि या तो डेफिशिएंसी आएगी या सरप्लस आएगा। अगर आपने 10 लाख आपकी रियलाइजेबल वैल्यू है, अमाउंट ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर 8 लाख रुपीज़ ही है, तो जो बाहर मेन कॉलम चल रहा है हमारा लिस्ट ए के साथ अटैच करने वाला, उसमें ऐड हो जाएगा सरप्लस कैरिड टू लास्ट कॉलम, यानी एक तरह से रियलाइजेबल वैल्यू में हम 2 लाख रुपए को ऐड कर देंगे।
लेकिन अगर लोन आपने 10 लाख का ले रखा था और रियलाइजेबल वैल्यू 9 लाख या 8 लाख ही रह जाती है, तो डेफिशिएंसी जो बच जाएगी वो अनसिक्योर क्रेडिटर्स की, जब हम आगे लिस्ट प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ इसको जोड़ दिया जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमारे पास कुल मिला के जितनी भी हमारे पास असेट्स हैं उन असेट्स का टोटल निकल के आ जाता है। जो प्लेज नहीं है उनका तो ओवरऑल वैल्यू, और जो प्लेस्ड है अगर उसमें से सरप्लस वाला वैल्यू निकलता है तो उसे यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का पार्ट होगा, अब इस आगे वाले पार्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड में भी एक कॉलम बनाएंगे जिसमें ग्रोस लायबिलिटीज़ लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में तो उसका अमाउंट लिख ही रहे हैं। तो हमारी जो लिस्ट सी बनेगी वो लिस्ट सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की होती है, कि ऐसे लेनदार जिनको अन्य लेनदारों से पहले पैसा प्राप्त करने का अधिकार है तो वो कहलाएंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, राइट। तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का अमाउंट लिख दिया जाएगा। इसको लिखने की जस्ट बाद हमें पता लग जाएगा कि एस्टिमेटेड बैलेंस ऑफ असेट्स अवेलेबल किसके लिए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को घटाने के बाद कौन कौन बच गया, डिबेंचर होल्डर्स सिक्योर्ड बाय ए फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। यानी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स की या शेयर होल्डर्स की, ओवरऑल शेयर होल्डर्स की। अभी हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू आई है उसमें से हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देना है। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो डिबेंचर होल्डर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए रहेगा। तो लिस्ट डी प्रिपेयर करेंगे हम डिबेंचर होल्डर्स का जिनके पास फ्लोटिंग चार्ज है, उसको लेस कर देंगे। फिर लिस्ट ई में अनसिक्योर क्रेडिटर्स को लेस किया जाएगा। अनसिक्योर क्रेडिटर्स में जैसे आपके ट्रेड पेबल्स या बिल्स पेबल्स हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, या कंटिजेंट लायबिलिटी है उसका कोई पार्ट हो सकता है। तो अब यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास अब सरप्लस है या डेफिशिएंसी है क्रेडिटर्स के पेमेंट से रिलेटेड, यानी ग्रॉस एसेट्स कितनी थी और अभी तक की ग्रॉस लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो वो हमारा सरप्लस या डेफिशिएंसी का फिगर आ जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर एफ लिस्ट प्रिपेयर करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स की, और लिस्ट जी जो प्रिपेयर करते हैं वो इक्विटी शेयर कैपिटल की प्रिपेयर करते हैं कि कैपिटल कितनी है। तो लास्ट में निकल के आ जाएगा एस्टिमेटेड सरप्लस या डेफिशिएंसी एज रिगार्ड मेंबर्स। तो अभी यहाँ मैंने इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उनको वापस मैं डिटेल में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको कुल मिला के बताया कि हम कुल मिला के जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ 8 शेड्यूल्स बनाई जाती है। पहली शेड्यूल में संपत्तियाँ जिन्हें गिरवी नहीं रखा है, दूसरी लिस्ट बी में जिन्हें गिरवी रखा है तो उनकी जो सरप्लस वैल्यू है उसको ऐड करना है। अगर डेफिशिएंसी आता है तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में उसको प्लस करके शो किया जाएगा। लिस्ट सी जो बनती है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की बनती है। लिस्ट डी जो बनती है वो डिबेंचर्स की जिनके पास फ्लोटिंग चार्ज है, चल प्रभार है उनका। लिस्ट ई जो बनता है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का बनेगा। लिस्ट एफ जो बनेगा वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बनेगा, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का बनेगा। जी लिस्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स को इंडिकेट करती है। और लास्ट में लिस्ट एच जो बनता है जिसे अकाउंट फॉर्मेट में बाद में बनाया जाएगा डेफिशिएंसी या सरप्लस अकाउंट, वो लिस्ट एच यहाँ पर शो करता है। तो इस तरह से ये हमें इस तरह से 8 यहाँ पर लिस्ट बनानी पड़ेगी जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें से जो जैसे संपत्तियाँ जो गिरवी नहीं है उन रखी है उनकी डिटेल मैंने आपको दे दी, जो गिरवी रखी है उसके बारे में मैं आपको बता दिया कि ये पूरी रूप से हो सकती है या इसमें से सरप्लस या डेफिशिएंसी कुछ भी हो सकता है। एक जो छोटा क्वेश्चन बनता है कई बार 2 नंबर और 4 नंबर में, वो होता है लिस्ट सी से कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन होते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 327(1) में कंपनी के लिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वो माने जाते हैं जो उसमें हम जो भी हमारी संबंधित तिथि है, अगर उस डेट पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्निंग बॉडी को कोई अगर आपको टैक्स चुकाना है तो वो टैक्स का अमाउंट आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में माना जाएगा। कंपनी के लिए जिन कर्मचारियों ने हमारे यहाँ काम किया है उनको मजदूरी या वेतन जो देना है, ये जो मजदूरी और वेतन होगा उसके लिए क्लियर देखना है कि ये जो आपकी रिलेटेड डेट होगी उससे तुरंत पहले की 12 महीने की अवधि से संबंधित होना चाहिए। लेकिन इनमें से केवल 4 महीने की मजदूरी या वेतन अथवा 20,000 रुपये पर पर्सन, इन दोनों में से जो कम हो वो ही प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आएगा। रिमेनिंग अमाउंट आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में ले जाना है, राइट। अगर आपको कोई कंपनसेशन पे है
किसी भी डिस्प्यूट एक्ट के अंदर या कोई भी जो गवर्नमेंट के एक्ट्स है उसके अंदर अगर आपको कंपेंसेशन चुकाना है किसी को, तो वो कंपेंसेशन भी हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में शामिल होता है। कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको अक्रूड कोई पेमेंट्स करने हैं तो उसको भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में शामिल करना है। इंश्योरेंस एक्ट लगता है, उसमें वही जस्ट पहले के 12 महीने का जो पीरियड है उसमें अगर कर्मचारी को बीमा कानून के अंतर्गत कोई अमाउंट देना है या डिसेबलमेंट होने पर कर्मचारी को कोई कंपनसेशन देना है, प्रोविडेंट फंड कर्मचारी का है, ग्रेच्युटी फंड है या पेंशन फंड है, तो ये सारे के सारे पेमेंट्स जो होते हैं वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स माने जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन आता है कि ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं। रिमेनिंग में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ। थैंक यू।